नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूं एक नया नोटिफिकेशन का वीडियो, जिसके लिए मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूं। जो भी मैं वैकेंसी का इस पूरा डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसका पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसमें भी मैंने आपको पहले बता दी थी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, कब आवेदन स्टार्ट होंगे। इन तमाम जानकारी मैंने पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दी थी। हालांकि फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, डेट स्टार्ट हो चुकी है और वीडियो लेट बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि इसकी जानकारी मैंने पहले ही बता दी थी। तो इस चीज़ को आप पहले से ही जानते हैं कि वैकेंसी आने वाली है और कौन-कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों, इस बार पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं क्या-क्या प्रोसीजर और क्या-क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आईटीबीपी वैकेंसी की। दोस्तों, मैंने पहले जिस वीडियो में बताया था, जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें मैंने मेन चीज़ें सारी बता दी थी कि कौन सी पोस्ट रहने वाली है और कब आवेदन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या-क्या स्टेप्स देखेंगे। पहली देखेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे पोस्ट की, कि पोस्ट कौन-कौन सी रहने वाली है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था पहले के नोटिफिकेशन में, इस बार वापस और डिटेल में बता दूंगा कि कौन-कौन सी पोस्ट रहने वाली है। साथ में उसकी सैलरी क्या-क्या रहने वाली है ये भी मैं बताऊंगा, और किस-किस कैटेगरी में कितनी-कितनी पोस्ट निकली है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बारे में बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में दो पॉइंट्स पे बात करेंगे, एक एज पे और एक क्वालिफिकेशन पे। दो पॉइंट्स पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी में। एक एज, यानी जो एज का फैक्टर रहने वाला है, वो कौन कौन कैंडिडेट दे सकता है और इनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आएगा सिलेक्शन प्रोसीजर। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे कि क्या-क्या चरण रहने वाले हैं जिसके थ्रू ये पूरी भर्ती कंडक्ट होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट या सिलेबस आखिर जो नोटिफिकेशन में दिया है या नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया तो कब कैसे आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक तो सिलेबस, साथ में एग्ज़ाम डेट। और सिक्स्थ पॉइंट जो बहुत शानदार रहने वाला है, हालांकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्ट है या एलिजिबिलिटी है इनमें ही ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मैं उस पॉइंट को सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि ये आपके मार्क्स में बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो सिक्स पॉइंट बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत छोटा है पर आपके लिए बहुत प्रॉफिट देने वाला है। तो जो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पे बातें करेंगे बिल्कुल सरल शब्दों पे। तो शुरुआत करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट से। फर्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाला है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट में हम देखेंगे कि जो फॉर्म अप्लाई होने की डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, जो फॉर्म अप्लाई होने की स्टार्टिंग डेट है वो रहने वाली है आपकी 15 नवंबर 2024।
15 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 दिसंबर 2024। तो दोस्तों फिक्स 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए। 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे आपके और 14 दिसंबर तक चलेंगे फॉर्म। इस दौरान आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो ये रही लास्ट स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की बात। अब बात करेंगे कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें फीस का क्या रोल रहने वाला है। तो फीस की बात करते हैं। फीस में बात करेंगे, इसमें 3 तरह की पोस्ट निकली हुई है। पहली मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसको मैं बताऊंगा पोस्ट का जब पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगा कि पोस्ट कौन सी रहने वाली है। जो पहली पोस्ट है उसके लिए आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा, 200 रुपये की फीस लगेगी। वहीं पे जो सेकंड 2 पोस्ट है रिमेनिंग उनकी लगेगी 100 रुपये मात्र। ये लगेंगे आपके यूआर, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल एयर में उनके लिए लगेंगी ये फीस। जो पहली पोस्ट है उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। वहीं जो रिमेनिंग 2 पोस्ट दी गई हुई है उसमें उनको 100 रुपये की फीस लगेगी। अब किन किन को छूट है फीस में उसके बारे में बात करेंगे। SC, ST, एक्स सर्विसमैन और साथ में फीमेल, इन सभी को फीस में छूट दी गई है। यानी इनको फॉर्म फिल करते समय, आवेदन करते समय फीस नहीं लगेगी, इनको फीस से छूट है। वहीं जनरल यूआर की बात करें, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल की बात करें तो उनको इस फीस का पेमेंट देना होगा। या दोस्तों ये फीस की बात रही। अब बात करेंगे कि आवेदन कहाँ करें, कैसे करें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं कि आवेदन कहाँ करें, कैसे करें, क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस प्रोसीजर का एक नया वीडियो बना दूं, हाउ टू अप्लाई ITBP फॉर्म। तो दोस्तों अभी के लिए इतना मैं बता देता हूँ, आपको लिंक बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा कि आपको गूगल पे जाके क्या लिखना है और उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो दोस्तों आपको गूगल क्रोम पे जाना है और फिर गूगल पे लिखना है। क्या लिखोगे? https:// लगाना है, फिर रिक्वायरमेंट लिखना है, RETMENT.ITBP.OLIC.NIC.in। जब आप इस लिंक को गूगल क्रोम पे या गूगल पे लिखोगे, आपकी स्क्रीन पे भी शो रखा है, उसको आप गूगल पे जाना, पेस्ट करना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तब आप स्क्रॉल डाउन करना, नीचे नीचे रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद में आप लॉगिन आईडी अगर आपकी पहले की बनी हुई है तो लॉगिन कर लेना डायरेक्ट, अगर नहीं बनी हुई तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए वो फिल करना है। उसके उपरांत आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के लेके फीस और लिंक के हिसाब लिंक का। अब बात करेंगे पोस्ट की, यानी पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है और साथ में उनकी सैलरी कितनी रहने वाली है, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पोस्ट से। बात करते हैं पोस्ट की कि पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। ये अपना दूसरा पॉइंट था पोस्ट का। पोस्ट में बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें आपकी जो पोस्ट रहने वाली है SI की, यानी सब इंस्पेक्टर। सेकंड SC यानी हेड कांस्टेबल। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं कांस्टेबल। तो दोस्तों आपकी इसमें 3 तरह की पोस्ट है ITBP में, एक तो SI की, एक हेड कांस्टेबल की और एक कांस्टेबल की। और सबसे अलग बात
ये जो तीनों पोस्ट है ये निकली हुई है आपके टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, यानी आईटीबीपी में ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर होता है, उन्हीं में ये वैकेंसी निकली है, टेली कम्युनिकेशन। जी दोस्तों, अब आपको यह चीज देख के बहुत अंदाजा हो गया होगा या कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो गया होगा कि जब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल चीजें आएंगी या टेक्निकल पोस्ट होगी। तो दोस्तों इसी चीज को क्लियर करेंगे एलिजिबिलिटी में, जहां एज और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में आपको ये चीजें जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अभी पोस्ट की, जो तीनों पोस्ट निकली हुई है इनकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो ये एसआई की पोस्ट है ये रहने वाली है ग्रुप बी की। ग्रुप बी की यह पोस्ट रहने वाली है। वहीं पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बात करते हैं तो यह रहने वाली है ग्रुप सी की पोस्ट। ये दोस्तों ग्रुप बी में एसआई की पोस्ट आती है और ग्रुप सी में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट आती है। अब ये जो तीनों पोस्ट है यह रहने वाले हैं आपके नॉन गजेटेड। नॉन गजेटेड पोस्ट रहने वाली है तीनों। कई स्टूडेंट या कैंडिडेट एसआई को, जो एसआई की पोस्ट है उसको गजेटेड मान रहे होंगे, पर ये गजेटेड नहीं है, ये नॉन गजेटेड है। जब आप इसके ऊपर एसआई से ऊपर प्रमोशन होगा तब वो गजेटेड की पोस्ट हो जाएगी। ये नॉन गजेटेड रहने वाली है और नॉन मिनिस्ट्रियल रहने वाली है। अब साथ में बात करेंगे कि अब तीनों पोस्ट है, तीनों पोस्ट की सैलरी क्या क्या रहने वाली है। एसआई की बात करते हैं। एसआई में जो आपकी सैलरी रहने वाली है बेसिक, यह रहने वाली है आपकी L6 में 35,400। यह आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, L6 में 35,400 रहने वाली है। इसके बाद में जो भी अलाउंस जुड़ते हैं उन जुड़ने के बाद में यह बहुत अच्छी वैकेंसी हो जाती है, कम से कम 40 के अप्रोक्सीमेट हो जाती है। वहीं पे हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल यह रहने वाली है L4 में, और इसकी जो सैलरी बेसिक रहने वाली है वो रहने वाली है 25,500 प्रति माह। और इसके बाद में जो भी अलाउंस जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये भी 35-40 का अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। कांस्टेबल की बात करते हैं। कांस्टेबल में यह L3 में आने वाली वैकेंसी है और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 21,700 के अप्रोक्सीमेट बेसिक रहने वाली है, और इसकी सैलरी भी बढ़ के काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सेंट्रल वैकेंसी है, आईटीबीपी डिपार्टमेंट से है और आईटीबीपी में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है। अब इसमें मैंने आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के अकॉर्डिंग बता दिया, नॉन गजेटेड है, साथ में सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये बेसिक है। इसके बाद में अलाउंस जोड़ेंगे, क्योंकि आईटीबीपी डिपार्टमेंट है तो अलाउंस भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जो कैंडिडेट जानते हैं कि अलाउंस एक्स्ट्रा क्या क्या मिलते हैं तो अभी कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन से अलाउंस एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जिससे अदर स्टूडेंट या कैंडिडेट को भी पता चले। अब बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है, कि जैसे मैंने बताया एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। अब इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी बटी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पोस्ट में जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग हुई थी उसके बारे में देखते हैं कि तीनों पोस्ट है एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। अब इसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है। इनमें किस किस तरह से, और साथ में एसआई में मेल फीमेल की भी अलग अलग बटी हुई है। अब ये पूरा चार्ट है, मैंने बना दिया है, आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में देखते रहिए कि कौन से फीमेल की किस कैटेगरी में कितनी है, फीमेल की किस कैटेगरी में कितनी है। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में मेल की कितनी सीट है और फीमेल की कितनी सीट है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो सीट रहने वाली है हेड कांस्टेबल की रहने वाली है, जो मेल फीमेल मिला के इसमें 383 पोस्ट रहने वाली है। वहीं पे एसआई की पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 98 रहने वाली है, और कांस्टेबल की बात करें तो 51 रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें 526 रहने वाली है। अब ये वैकेंसी
बाद में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है। वो प्रशासन जो आईटीबीपी का प्रशासन है उनके अकॉर्डिंग है, जो उनकी स्थितियां होंगी वैसे अगर हो सकता है इनमें कमी भी कर दे या सीट्स इंक्रीज भी हो सकती है। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर था आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट का कि किस कैटेगरी में और किस पोस्ट में क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे कि एलिजिबिलिटी में एज का क्या महत्व रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ में क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी का पॉइंट तीसरा रहने वाला है एलिजिबिलिटी। इसमें पहले बात करेंगे एज की। एज में आपकी कैटेगरी आती है। कैटेगरी में सबसे पहले जो देखेंगे कि एसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के लिए क्या क्या एज रहने वाली है। एसआई की बात करते हैं तो एसआई में आपकी जो एज रहने वाली है वो मिनिमम 20 से लेके 25 तक एज रहने वाली है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल में 18 से लेके 25 तक की एज रहने वाली है, और वहीं कांस्टेबल की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल रहने वाली है। अब यह रही एज का क्राइटेरिया जो मिनिमम चाहिए। मिनिमम एसआई में 20 से 25, हेड कांस्टेबल में मिनिमम 18 से मैक्सिमम 25 और कांस्टेबल में मिनिमम 18 से मैक्सिमम 23 साल। अब इसके बाद में क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है हर कैटेगरी में, उसके बारे में करते हैं बात। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में देखेंगे एससी एसटी इनको 5 साल की छूट है। इन छूट साथ में ओबीसी की अगर एनसीएल है यानी नॉन क्रिमिनल है तो उनको 3 साल की छूट है। इनके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में यूआर बात करें या जनरल की बात करें कैटेगरी की तो उनको 3 साल की छूट है। वहीं पे ओबीसी में अगर नॉन क्रिमिनल एयर है तो उन कैंडिडेट्स को 6 साल की छूट है। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी से है तो उनको 8 साल की छूट है अगर वो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन में आता है तो दोस्तों एज की बात कर ली और एज रिलैक्सेशन की बात कर ली तो आपको पता चल गया होगा जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से जो कैंडिडेट जिस एज में बिलोंग कर रहा है तो वो अप्लाई करने लायक है या नहीं है वो देख सकते हैं। मैंने एज और जो एज के साथ में रिलैक्सेशन है, अब ये जो रिलैक्सेशन है इसमें प्लस कर देना जो भी मैक्सिमम एज है। तो कौन कौन कैंडिडेट या स्टूडेंट इस एज के अंतर्गत आ रहे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स है। एसआई की बात करते हैं स्टार्टिंग में कि एसआई पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इनमें 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहले पॉइंट्स में अगर किसी कैंडिडेट के पास में डिग्री है साइंस में यानी बीएससी मान सकते हो एमएससी मान सकते हो जो साइंस फील्ड से रिलेटेड हो तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। मैंने पीसीएम लिखा है शॉर्टकट में, बहुत लोग जानते होंगे, मैं वापस बता देता हूँ। पी से मतलब फिजिक्स होता है, सी केमिस्ट्री और एम से मैथमेटिक्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी जो डिग्री है साइंस वाले फील्ड की उसमें होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास में आईटी होनी चाहिए डिग्री में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा सीएस होना चाहिए यानी कंप्यूटर साइंस से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए डिग्री में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से आपकी जो डिग्री है वो साइंस फील्ड से होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आपकी डिग्री सीए होनी चाहिए। सीए का मतलब आप कॉमर्स फील्ड से मत समझ लेना, सीए का मतलब है कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपकी डिग्री होनी चाहिए यानी बीसीए मान सकते हो, एमसीए मान सकते हो, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए डिग्री में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट बीटेक करा हुआ हो जिसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपकी कौन कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, जो कैंडिडेट अगर किसी ब्रांच से करा हो तो वो अप्लाई कर सकता है। एक तो ईसी से यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से,
या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर कंप्यूटर एंड साइंस से, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जिस स्टूडेंट के पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट भी एसआई के पोस्ट को फिल कर सकता है। तो दोस्तों एसआई के लिए एलिजिबिलिटी यही रहने वाली है। आप एक बार वापस देख लीजिए, पहले डिग्री होनी चाहिए, डिग्री में पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम के कॉम्बिनेशन का कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा, आईटी, सीएस, ईसी और ईआई इनकी ब्रांच होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। थर्ड पॉइंट में जो बीटेक है वो होनी चाहिए किस किस ब्रांच में, एएनसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह बात थी ऐसे ही पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे हेड कांस्टेबल के लिए कि हेड कांस्टेबल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। हेड कांस्टेबल की बात करते हैं। हेड कांस्टेबल में भी 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे और साथ में कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। हेड कांस्टेबल में पहले पॉइंट्स पे आते हैं। इसमें स्टूडेंट 10th पास होना चाहिए, साथ में पीसीएम होनी चाहिए एग्रीगेट 45% के साथ में ईच सब्जेक्ट के साथ में। यानी कोई कैंडिडेट अगर 10th पास है तो 10th क्लास में आपके पीसीएम में का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है और साथ में उनमें एग्रीगेट 45% का होना बहुत जरूरी है। तो वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर कोई कैंडिडेट 10th पास है, साथ में आईटीआई करी हुई है 2 साल की, किस ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, इन 3 ब्रांच से अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई करा हुआ है 2 साल का, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर कोई कैंडिडेट 10th पास है, साथ में डिप्लोमा कर रखा है, यानी पॉलिटेक्निक वो बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है डिप्लोमा, उनमें 3 साल का डिप्लोमा होता है। अब ब्रांच है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ में सीएस कंप्यूटर साइंस, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल। अगर कोई कैंडिडेट इन ब्रांच से डिप्लोमा करा हुआ है 3 साल का, तो वो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी थी हेड कांस्टेबल की। कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में ओनली आपको चाहिए 10th पास, यानी मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं, आपको 10th पास चाहिए। कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, साथ में डिजायरेबल दिया है कि अगर हो तो बेटर है, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है, पर आपको जरूरी है सिर्फ 10th पास होना, तो वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा है, यानी आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा या आईटीआई होनी चाहिए 2 साल की, वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, हेड कांस्टेबल की पोस्ट और कांस्टेबल की पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन थी एलिजिबिलिटी की, वो मैंने बता दी है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके 4 स्टेज रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 4 स्टेज रहने वाली है। जो स्टूडेंट इस 4 स्टेज को पार करता जाएगा और चौथे स्टेज पे पहुंचेगा तो वही सिलेक्शन पाएगा, यानी फोर्थ स्टेज ही आपके सिलेक्शन की लास्ट स्टेज है। फेज की बात करते हैं कि कितने 4 फेज है, तो इन फेज में क्या क्या चीज रहने वाली है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। 4 फेज रहने वाले हैं। 4 फेज के थ्रू आपकी ये भर्ती कंडक्ट होने वाली है। फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो आपके फर्स्ट फेज में रहने वाला है पीईटी और प्लस पीएसटी। दोस्तों पीईटी और पीएसटी आपके पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
और पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों 2 टेस्ट होने वाले हैं आपके फेज 1 में, यानी आपका रिटन एग्जाम अभी नहीं लगेगा फेज 1 में। फेज 1 में आपको 2 कंडीशन से गुजरना होगा। अब इन 2 टेस्ट में क्या-क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती है उसके बारे में बात करेंगे। फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में आपका लगेगा रिटन एग्जामिनेशन। फेज 2 में आपको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। रिटन एग्जाम में एसआई के पेपर अलग लगेंगे, हेड कांस्टेबल के अलग लगेंगे और कांस्टेबल के अलग लगेंगे, और साथ में इनका एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग रहने वाला है, उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। बात करते हैं तीसरे फेज में। इसमें आपका लगेगा डीवी। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को पास कर लेंगे और डीवी के लिए अपियर हो जाएंगे तो उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी उनके जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उनको जांचा जाएगा कि वो सही है या नहीं है। साथ में आपका लगेगा डीएमई। डीएमई यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। आपको डीवी के साथ में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना होगा, यानी आपकी मेडिकल की कुछ कंडीशंस होती है उनसे गुजरना पड़ेगा। वो टेस्ट होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप जहां फिजिकल फिट होते हैं वहां मेडिकल भी आपको फिट होने की बहुत जरूरत है। तो जब डॉक्यूमेंट होंगे तब आपका ये डिटेल मेडिकल एग्जाम भी हो जाएगा, जो भी टेस्ट वहां पे होंगे। साथ में फेज 4 की बात करते हैं। जो कैंडिडेट डीवी और डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जाम में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। जिस कैंडिडेट या स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में होगा तो वो कैंडिडेट ही एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बनेगा। दोस्तों 4 फेज रहने वाले हैं। 4 फेज में मैंने बता दिया। पहले फेज में पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सेकंड में आपका रिटन एग्जामिनेशन लगेगा। थर्ड में डीवी लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ में डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और फोर्थ कंडीशन यानी फोर्थ फेज में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसमें जो कैंडिडेट का नाम आएगा वही सिलेक्शन पाएगा। अब मेन बात करते हैं पीईटी और पीएसटी की। दोस्तों पीईटी और पीएसटी के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पोस्ट सारी डिफेंस की है और इनमें पीईटी और पीएसटी की जितनी भी बातें हैं या जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि उसको अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पीईटी में क्या क्या चीजें मांगी गई है, क्या रिक्वायरमेंट है, और पीएसटी में क्या रिक्वायरमेंट्स है। साथ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्या और कौन कौन से कैंडिडेट है जो उस कैटेगरी में आते हैं, यानी इसमें टैटूज का और काफी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर वो चीजें सुधार कर सकते हो तो अप्लाई कर सकते हो उस फॉर्म को। तो उस सारी डिटेल्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप। इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि जो रिटन एग्जाम होने वाला है एसआई, हेड कांस्टेबल का, तो उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एसआई का अलग रहेगा, हेड कांस्टेबल का अलग रहेगा और कांस्टेबल का अलग रहेगा। तो बात करते हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले बात करेंगे एसआई पोस्ट के लिए, यानी एसआई पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों पहले बता देता हूं एसआई पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसमें आपके 2 पेपर लगेंगे। जी दोस्तों 2 पेपर से रहेंगे। उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 आपका रहने वाला है 2 घंटे का टाइम रहने वाला है और इसमें 3 सब्जेक्ट्स आने वाली है। पहली सब्जेक्ट से रहेगी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इसके क्वेश्चन रहेंगे आपके 30, यानी हो सकता है आपको जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी हो और उसके 30 क्वेश्चन आए, या फिर 15-15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 15 इंग्लिश के और 15 हिंदी के। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। वहीं पे सेकंड सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके क्वेश्चन आने वाले हैं 35 और रीजनिंग एबिलिटी की आएगी वो होगी 35। तो दोस्तों पहले जो पेपर है उसमें मैथ
कहीं नहीं आएगी, ओनली आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और रीजनिंग एबिलिटी आएगी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और साथ में इनके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में आपके ये सारी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। तो फिर दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल की से आएंगे सारे क्वेश्चन, या फिर जिस भी ब्रांच या जिस भी सब्जेक्ट से है तो उसी सब्जेक्ट के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीबीपी ने शानदार ही एग्जाम पैटर्न यानी शानदार ही सिलेबस का बनाया है, जिसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको हर सब्जेक्ट को तैयार करना होगा। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 10, मैथ के 10, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं 20, वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के 10 क्वेश्चन और वहीं पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों टोटल 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनमें सभी के 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है 20 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क्स भी 100। वहीं पे पेपर फर्स्ट में भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। टाइमिंग सेम है, 2 घंटे का टाइम है पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। इसके बाद में बात करेंगे हेड कांस्टेबल की, उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल में आपके पेपर एक ही रहने वाला है और टाइमिंग 2 घंटे का रहने वाला है और साथ में सब्जेक्ट्स आपके 6 आएगी। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 15 नंबर रहने वाले हैं। साथ में फिजिक्स 20, मैथ 10 और केमिस्ट्री 20। तो दोस्तों 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स के इस तरह से जो क्वेश्चन है वो डिसाइड है और टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के साथ में 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस की लिमिट फिक्स है कि इतने ही इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 मार्क्स 100 और टाइमिंग 2 घंटे का। कांस्टेबल की बात करते हैं अब। तो दोस्तों फाइनल में कांस्टेबल की बात करते हैं। कांस्टेबल में आपके रहने वाली है 4 सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम। साथ में वही सेम सब्जेक्ट से रहने वाली है। स्टार्टिंग में शुरू में बात करें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं 20। वहीं पे जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, वहीं उनके क्वेश्चन रहने वाले हैं 25। रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो उनके क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 और साथ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनके क्वेश्चन आएंगे तो उनके क्वेश्चन रहने वाले हैं 30। टोटल देखा जाए तो टोटल वही 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम। तो दोस्तों इस तरह से हमने एसआई की पोस्ट, हेड कांस्टेबल की पोस्ट और कांस्टेबल की पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है कि क्या सब्जेक्ट्स आएंगी और उनके कितने कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके बारे में पूरा संपूर्ण बिल्कुल सरल तरीके से फटाफट सारी चीजें देख ली है। तो दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने लास्ट में कुछ ऐसा लेकर आऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों यह रहने वाला है आपका बोनस अंक के रूप में, यानी एक इंसेंटिव मान सकते हो आप कि जिस स्टूडेंट के पास में वो बोनस अंक है वो किस आधार पे और कैसे मिलेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। बोनस या फिर आप इंसेंटिव मार्क्स भी बोल सकते हो। बोनस या इंसेंटिव मार्क्स की बात करते हैं तो आपको 3 कैटेगरी में मार्क्स मिलेंगे। पहला, अगर आपके पास में डिग्री है किसमें, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अगर आपके पास में डिप्लोमा है इसमें, वही टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अगर आपके पास में आईटीआई है और सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। अगर आपके पास में डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई है
जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए है, अगर वो आपके पास है और अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम पे उनको अच्छी तरह मेंशन करते हो, सारी चीजें जानकारी सही सही फिल करते हो, तो आपको जिसके पास में डिग्री है उसको मिलेंगे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। वहीं पे जिसके पास डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक है, उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। और वहीं पे किसी के पास ITI है उसको मिलेंगे 2 मार्क्स। जी दोस्तों, ये मार्क्स फ्री में मिलने वाले हैं। और जिसके पास में ये डिग्री, डिप्लोमा और ITI ये किस सब्जेक्ट में, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे डिग्री की बात करें, डिप्लोमा की बात करें या ITI सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आपके इन तीनों में टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट है या इनसे करा हुआ है, तो आपको इन मार्क्स का फायदा मिलने वाला है। डिग्री के लिए 5, डिप्लोमा के लिए 3 और ITI सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क्स का इजाफा आपके होने वाला है। जो भी एग्जाम सिलेबस पैटर्न है उनके अलावा ये बोनस अंक आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत शानदार चीज रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट बराबर में भी है मेरिट में, तो उनको इस चीज का फायदा बहुत मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने बोनस और इंसेंटिव के बारे में बात करूंगा, मैंने वो चीजें आपको बता दी है। तो दोस्तों, ये शानदार रहने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि जैसे PET और PHT और साथ में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनका लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप देख सकेंगे कि कौन कैंडिडेट को क्या क्या चीजें जरूरत है या कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्वालिफिकेशन की तो बात कर ली है, अब फिजिकल की भी कर लेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने मांगी है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो कैंडिडेट अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।